तो हमारा किसी से न लड़ाई है, किसी भी संगठन से, और न ही किसी से झगड़ा है। महाराणा प्रताप एक आदर्श पुरुष थे और उनसे हमारे सैनिकों को भी शिक्षा मिलती है। तो राणा प्रताप को हम अयोध्या में बैठाना चाहते थे कि इन्होंने भी एक इतिहास कायम किया है जो हम उनको हमेशा पूजा करते हैं। हमारा क्षत्रिय धर्म उनको पूजा करता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, सभी हमारे बड़े भाई हैं, सबको मैं सलाम करता हूं। सब ने एक ही नाम से कई संगठन बना लिया है। हमारे देश में क्या है शिक्षा नीति में कि अगर हमारे को 40% आ गया तो मैं प्रोफेसर बन गया। नमस्कार, आप पर्यावरण पोस्ट देख रहे हैं और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के महाराणा प्रताप ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ठाकुर अश्वनी सिंह जी, और उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका पर्यावरण पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार आप सबका और आपके सभी दर्शकों का मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जी सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे महाराणा प्रताप ट्रस्ट जो है इसकी शुरुआत करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं उस दिशा में, तो आपने इसके तहत क्या कुछ स्पेशल करने का सोचा और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसमें सबका, हर ट्रस्टों का अपना अपना एक उद्देश्य होता है और सभी देश और समाज के जनहित कार्य के लिए ही ट्रस्ट और सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं। उसमें ये एक अहम पहल महाराणा प्रताप के नाम से ये रहा कि हमारे क्षत्रिय संगठन है पूरे भारत में। महाराणा प्रताप एक क्षत्रिय थे और श्री रामचंद्र जी की तरह जब उनकी लड़ाई हुई तो उस लड़ाई के दौरान उन्होंने कोल भीलों की मदद की, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने उनकी मदद नहीं की। और श्री रामचंद्र जी भगवान ने किसी भी मनुष्य की, किसी देश के राजाओं की सेना को नहीं बुलाया, बल्कि सीता मैया के लिए अपने मित्र, उस टाइम में जानवर भी आदमी भाषा जानते थे, बोलते थे, त्रेता युग में, सतयुग में, तो उस तरह से उन्होंने उनकी मदद लेकर के रावण जैसे बहुत बड़े बलवान के ऊपर विजय हासिल की। तो राणा प्रताप को हम अयोध्या में बैठाना चाहते थे कि इन्होंने भी एक इतिहास कायम किया है जो हम उनको हमेशा पूजा करते हैं। हमारा क्षत्रिय धर्म उनको पूजा करता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि यह अगर हमारे अयोध्या में ट्रस्ट जो बन जाता है, इस टाइम में हमारे क्षत्रिय संगठन, बहुत सारे संगठन बना करके विवादित अलग अलग लोग खड़े हैं और सब अब समझ लिए कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, सभी हमारे बड़े भाई हैं, सबको मैं सलाम करता हूँ। सब ने एक ही नाम से कई संगठन बना लिया है। उसी तरह से करणी सेना है, कई करणी सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो अलग अलग संगठनों का हमारा इस महाराणा प्रताप से जोड़ने का ये है कि एक हम समन्वय समिति, उनको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मत, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिए और अपना संगठन चलाइए, लेकिन एक आदमी अपना विश्वास पात्र हमारे को वो दे दीजिए जो हमारे कोई महाराणा प्रताप समन्वय समिति ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट है महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट, उसमें हम एक समन्वय समिति, एक बॉडी खड़ा करेंगे जो बॉडी उनमें से लेकर के आएगी। अभी हमारे बड़े भाई ने बताया है, चंदन सिंह ने, शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें से एक एक आदमी आएगा और वो शिक्षा के क्षेत्र का होगा, एजुकेटेड होगा, चाहे वो किसी तरह का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, भारत का रहने वाला हो, विदेश का रहने वाला हो, वो अपनी नीतियों को लेकर के आएगा, हमारी नीतियों को समझेगा और अपने संगठन को बताएगा और उनको हम अपने साथ में जोड़ेंगे और हम उनके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमारा किसी से न लड़ाई है, किसी भी संगठन से, और न ही किसी से झगड़ा है। हमारा महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट बनने जा रहा है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से अपनी बात रखने का, हर संगठन को अपनी बात रखने का एक समान अधिकार दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि हर व्यक्ति महाराणा प्रताप को जानता है, फेमस नाम है, बताने की जरूरत नहीं। तो महाराणा प्रताप एक आदर्श पुरुष थे और उनसे हमारे सैनिकों को भी शिक्षा मिलती है और हमारे देश के जो प्रोफेसर, डॉक्टर, राष्ट्र निर्माता, साइंटिस्ट हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है। जी, तो ये जैसे महाराणा प्रताप ट्रस्ट जो है सर, तो काम कैसे करेगा और इसका ये बता दीजिए आप थोड़ा दर्शकों को कि ये काम कैसे करेगा और इसके थ्रू जो एजुकेशन है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आज शिक्षा में बदलाव बहुत ज़रूरत है। वो दृष्टिकोण क्या है कि
आज शिक्षा में बदलाव इस बात के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, या इंडिया के अडानी है, अंबानी है, या टाटा है, बिरला में बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के CEO, इंजीनियर, उनके अलग अलग साइंटिस्ट, यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में मैदानता है, पढ़े लिखे डॉक्टर लोग उनमें जाते हैं, दवाइयाँ कराते हैं, वो कॉन्फिडेंस रहता है। कारण क्या था? उनके पास एजुकेशन के आधार पर उनका चुनाव होता है। हमारे देश में क्या है शिक्षा नीति में कि अगर हमारे को 40% आ गया तो मैं प्रोफेसर बन गया, और प्रोफेसर बन करके मेरे से समाज का कोई भी एक आदमी, आप बता दीजिए, कोई यह कह दे कि 100% मैं उस बच्चे को पढ़ा दूंगा। अगर मैं 40% लेके प्रोफेसर बन गया तो मैं 100%, मैं 10वीं क्लास में मेरे 40% मार्क्स हैं, तो क्या 10वीं क्लास के बच्चे को अगर मेरे को पढ़ाने को मिलता है तो क्या हम उस बच्चे को 100% की पढ़ाई पढ़ा सकते हैं? यह संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को एजुकेशन में इस बात को ध्यान रखना है कि शिक्षा नीति में बदलाव बहुत ज़रूरी और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। इसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको रखो, लेकिन मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। मतलब आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? रिजर्वेशन होना चाहिए, मेरिट में कमी ना आए। आर्थिक तौर पे रिजर्वेशन होना चाहिए? आर्थिक तौर पे भी नहीं ना, आर्थिक तौर पे रिजर्वेशन हुआ। हमारा ये कहना है कि रिजर्वेशन अगर आप जाति के आधार पर करते हो तो मेरिट से समझौता मत करो। अगर किसी भी बिरादरी के 10 बिरादरियों को सीटें बांट के देनी है तो 10 बिरादरी को आप सीट दो, लेकिन एजुकेशन में समझौता मत करो। उसमें मेरिट 90%, 95%, 100% लाने वाले को ही रखो पढ़ाने के लिए। 40% वाले को जहां आप रखोगे तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो कि गधा घोड़े की तरह रेस में दौड़ जाएगा? गधा जो है घोड़े को रेस में न दौड़ा मुकाबला कर सकता है, न दौड़ सकता है। तो गधे को घोड़ा बनाने की जो प्रवृत्ति है इसको बंद कर देनी चाहिए। घोड़ा की स्पीड से दौड़ेगा, गधा गधे की स्पीड से दौड़ेगा। तो शिक्षा नीति में हर जाति को रखो, ये नहीं है कि किसी विशेष जाति को ना, हर जाति को रखो, लेकिन उसको एजुकेशन के आधार पर। ऐसा नहीं है कि अन्य जातियों के बच्चे आजकल IAS नहीं है, PCS नहीं है, क्वालिफिकेशन में नहीं आ रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सभी जातियों को। तो हमारा महाराणा प्रताप जो ट्रस्ट है सभी जातियों को लेके चल रहा है, केवल क्षत्रियों को लेकर नहीं चला। लेकिन इसमें वही लोग शामिल होंगे जो हायर एजुकेटेड लोग होंगे, जो बेकार होंगे, जिनको नॉलेज नहीं होगी, कोई जानकारी नहीं हो, समाज के ऊपर केवल खिचड़ी पकाने वाले होंगे, उनका एजुकेशन नहीं होगा। ऐसे आदमियों को हमारे ट्रस्ट में कभी एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो 100 करोड़ रुपया क्यों न ट्रस्ट के लिए डोनेटर बने। ये हमारे ट्रस्ट की मैंने वृत्तियाकरण में फर्स्ट पॉलिसी है। सर, जैसा कि आप पर्यावरण पोस्ट पे हैं तो सर पर्यावरण से जुड़े सवाल पूछ लेते हैं आपसे। सर, तो पर्यावरण को लेकर जैसे सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप आम जनता से क्या कहेंगे? उनको क्या करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए? मतलब कोई एक ऐसा सुझाव, एक लाइन का कोई सुझाव हो जो आप आम जनता को, हमारे दर्शकों को देना चाहें। हर व्यक्ति को लाइफ में एक बड़े फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। अगर फलदार वृक्ष नहीं है तो नीम है, हमारे यहाँ पीपल है, बरगद है, इसका एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आजकल जंगली जो पेड़ हैं, चाइनीज पेड़ बहुत तेरे आ रहे हैं, पर्यावरण, उससे पर्यावरण को बहुत, एक तो जल स्तर नीचे डाउन हो रहा है, वो वृक्ष जल्दी तैयार हो जाते हैं और पानी ज़्यादा सोख ले रहे हैं। ये सबसे बड़े हमारे देश के लिए घातक हैं। इनको सबको हटा करके इनकी जगह पर जो पुराने ज़माने से हमारे यहाँ जैसे आम है, अपना इमली है, आज दिल्ली के अंदर देखिए लोटियन जोन में कोई भी आपको पेड़ 50 फुट से नीचे का नहीं मिलेगा। उनकी सोच कब थी? और हमारे आम पार्कों में देखो 10 फुट का कोई पेड़ हाईएस्ट 10 फुट का होगा, और वो न फले न फुलाए, न किसी काम का नहीं, न उसको कोई जानवर खा सकता है और नहीं उसको किसी व्यक्ति के किसी काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर कोई, देखिए
पेड़ हो जिससे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हो, जिसे पशु पक्षी जैसे बरगद है, इसके पक्षियाँ हैं तमाम, उनको छाया मिलता है, बड़े बड़े उसके चौड़े चौड़े पेड़ पत्ते होते हैं। नीम के है, नीम से लाखों की तादाद में बीमारियाँ दूर होती हैं। पीपल है, इससे बीमारियाँ दूर होती हैं। और पशु पक्षी को पीपल भी आहार देता है, बरगद भी देता है। इसके अलावा इमली है, आम है, इस तरह के तमाम तरह के पौधे हैं, इसका सृजन होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।